दोस्तों आज की क्लास जो है हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव में भी वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 5-5 मार्क्स का पूछे जाने वाले हैं। मेरे दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं तो आपको कभी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनती है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को या आपके स्कूल वगैरह जहां पे भी आपको सहेली वगैरह नजर आए उनको जरूर सेंड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है बल्कि आसान सब्जेक्ट है। और इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्तों कि कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे यकीन मानो, अगर निभाने वाला मिल जाए तो हमारा जमाना याद करती है। ठीक इसी बीच एक शेर और याद आती है कि कौन कहता है कि हमारा पढ़ाई कठिन होता है, कौन कहता है कि हमारा पढ़ाई कठिन होता है? अरे पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हम लोग 5 मार्क्स वाले पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर, याद रखना। सबसे पहले हम लोग बैंक वाले देख ले, पहले हम लोग 2 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहले हम लोग 2 नंबर वाला बात करते हैं, फिर हम लोग 1 नंबर पे आएंगे। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये प्रश्न ना पूछा गया हो और स्टूडेंट्स आखिर लिख नहीं लिख पाते। इसके भी पीछे कारण है भाई, वो रट्टा लगाते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से हम लोग समझ जाते हैं ना, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको उत्तर लिख सकते हैं। मुद्रा के का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है? सबसे पहले आपको लिखना है मुद्रा के प्रमुख कार्य, याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर मुद्रा जो है हमारा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली पर सहायता प्रदान करती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखना है एकदम 5 मार्क्स जब आपको सरकार देगी तो कम से कम आपको अच्छा तरह से लिखना भी होगा ना। पहला पॉइंट भाई सर, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं तो आप लोग अच्छी तरह से विजिबल हो सके। सबसे पहली बात तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं तो हमें मुद्रा प्राप्त होती है, यस या नो। जैसे मैं एक कलम खरीद के लाया हूं 6000 में, तो मेरे दोस्तों ये हमारे लिए क्या हो गया? सामान हो गया, लेकिन मैं जिसको पैसा दे दिया उसको लिए क्या हो गया? वो मुद्रा बन गया उनके लिए। वही कह रहा है कि विनिमय के माध्यम उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं। कोई भी सामान, साग सब्जी बेचकर जब हम मुद्रा प्राप्त करते हैं और उससे प्राप्त राशि को अन्य वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने साग सब्जी बेचने के लिए मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैं बेचने के बाद मुझे पैसा मिली, पैसा से हम चावल, गेहूं, तेल वगैरह जब खरीद कर लाए तो ये भी हमारा क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का, हमारा विनिमय का माध्यम है। तो सेवाओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। मुद्रा का यह काम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को दूर करती है। और मेरे दोस्तों याद रखेगा, ये हमारा जो दोहरे संयोग के अभाव है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पैसा से जो मन चाहे सो खरीद सकते हैं। ये हमारी आवश्यकता को क्या करती है मेरे शेरों सरनियों? पूरा करती है सर। उम्मीद करते हो मेरे भाई कि आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपको बुरा लगे तो बुरा के बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर करें, लेकिन कमेंट करके जाना है। आइए सर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, मूल्य का संचयन। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग धान, गेहूं, चावल, ये सब को हम लोग, फल सब्जी, ये हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए, अधिक समय के लिए हम लोग इसको संचित रूप में नहीं रख सकते, यानी स्टॉक करके हम लोग नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि ये हमारा पूरी तरह से खराब हो जाती है। और मेरे शेर और सरनियों एक बात याद रखिएगा, अगर वही चीज को अगर हम बेच देते हैं, अगर मेरे मान के चलिए मेरे घर में बहुत धान की खेती हुई है, मैं धान को संचित करके 10 साल 15 साल तक तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन उस धान को मैं क्या बेच दिया हूं। बेचने के बाद जो मुद्रा मुझे प्राप्त हुई है, ये पैसा को हम लॉन्ग टाइम तक, हम जितना चाहे, हम 100 साल तक चाहे तो पैसा को हम 100 साल तक रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी हमारा क्या है? मुद्रा का एक प्रकार का कार्य है। वही कहता है कि मूल्य का संचयन, ठीक है, धन, संपत्ति, संसाधन आदि को मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। अब धन लीजिए, संपत्ति लीजिए या कोई भी संसाधन लीजिए, उसको हम लोग स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बात करते हैं, लोग धन, अनाज, धान, अनाज इत्यादि बेचकर मुद्रा का मूल्य प्राप्त करते हैं। अगर मैं धान, अनाज, कोई भी अनाज हो, ये सब सारी चीजों का अगर मैं बेचता हूं तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है सर? तो बताएंगे, इससे हमें प्राप्त होती है क्या?
पैसा प्राप्त होती है जिसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, और इसे हम अपने भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं और हम इसे भविष्य के लिए संचित निधि में जमा कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए हम जितना चाहे उतने साल के लिए पैसा को हम जमा कर सकते हैं। यह भी हमारा एक प्रकार का मुद्रा का कार्य है। उम्मीद करते हैं मेरे शेर सरनियों को दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर तीसरा कि मूल्य का मापक। ईमानदारी से बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक ना, और अच्छा लग रहा है या नहीं। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य आसानी से मापा जा सकता है। बिल्कुल भाई, याद रखिएगा, पैसा से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं, पैसे से हम किसी भी चीज को तोल सकते हैं, किसी भी चीज को, सेवा को भी हम तोल सकते हैं। सेवा का मतलब होता है सर्विस। जैसे मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूं तो उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेवा हो गया। यानी पैसे से हम सारी चीजों को माप सकते हैं, तोल सकते हैं। एग्जाम्पल और ले लें, अगर मैं कहूंगा अरे मेरा भाई मेरा पैर थोड़ा सा दबा दो, मैं तुम्हें ना 10 रुपया दूंगा। बचपन में हम लोग क्या करते थे, ऐसे कोई हमारे दादाजी या चाचा जी कहते थे थोड़ा सा पैर दबा दो और थोड़ा सा मालिश कर दो, मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगा। तो मेरे दोस्तों जब हम लोग करते थे उसके बदले हमें क्या मिलता था, हमें पैसा मिलती थी। ये हमारा हो गया सेवा, सेवा के बदले पैसा प्राप्त करना। और हमारा होता है क्या कि वस्तुओं के बेच के जो पैसा प्राप्त होती है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है। वही कह रहे कि मूल्य का मापक, हम किसी भी वस्तु को माप सकते हैं, किसी भी सेवा को माप सकते हैं। ये हमारी मुद्रा का तीसरा कार्य है। उम्मीद करते हैं मेरे शेर सरनियों तीसरा पॉइंट भी बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों ने समझ गए। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सब्जेक्टिव बताइए, इसलिए मैं सब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आप लोग बताएंगे सर ऑब्जेक्टिव लेकर आए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे, ठीक है ना, बस शेयर करना ना भूले। पॉइंट नंबर 4, मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ए मेरे शेर, अगर मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं कि देखिए हमारा झारखंड में बहुत सारे गेहूं का उत्पादन भी है, इससे हमें पहुंचाना कहां पे है, इससे हमें पहुंचाना है मान के चलिए हरियाणा में, तो इसके लिए हमें सड़क चाहिए, इसके लिए वाहन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, यस या नो। और इसको हम क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से, वाहन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं लेकर चलूं, पैसा, मुद्रा, तो आज हमारे डिजिटल इतने आगे हो चुकी है कि आप घर बैठे अमेरिका से पैसा मंगा सकते हैं, घर बैठे इंडिया का आदमी बांग्लादेश में पैसा मंगा सकते हैं। याद रखना है, इस तरह से हमारा होती है क्या, हमारा मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण इसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसको हम जहां चाहे वहां पे ला सकते हैं। हम कहीं भी जाकर बाढ़ में, सूखा में, किसी भी चीज में अगर फंस गए हैं, अगर मान के चलिए मैं गर्लफ्रेंड लेकर गया हूं और गर्लफ्रेंड के लिए मैं 100 रुपया लेकर गया हूं मार्केट, और वो गर्लफ्रेंड कह रही नहीं मुझे 200 रुपया का केक खाना है, आप क्या करेंगे भाई, गर्लफ्रेंड है खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो दूसरे का साथ भाग जाएगी। तब क्या करते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं, अरे राहुल सुनो ना, मैं 100 रुपया है। तब राहुल कहता है कि क्या हुआ बताओ क्या हुआ, तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं, 100 रुपया है। बोलता है ठीक है मैं भेज देता हूं। तब आप अपने गर्लफ्रेंड की आवश्यकता को पूरा करते हैं, यस या नो। तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, मूल्य का हस्तांतरण। समझ में आ रहे हो ना बात को? उम्मीद करते हैं मेरे शेर बड़े शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई। ये था सर हमारा मुद्रा का कार्य। हमें यकीन मानते हैं अगर शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखे तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, ठीक है। अब सर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है कि मुद्रा में किस तरह से हमारा, मुद्रा से हम किस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। वस्तु विनिमय प्रणाली एक जमाना था प्राचीन काल में जब किसी के पास पैसा नहीं होती थी। अब पैसा नहीं होने के कारण वो अपने सामान को खरीदेंगे कैसे। जैसे मेरे घर में शादी लगाए हैं और मेरे घर में चावल बहुत सारा है, लेकिन उनको खस्सी खिलाना है, चिकन खिलाना है, तो कैसे खिलाएंगे। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारे चिकन है और मैं कहूंगा रामू सुनो मेरे चावल थोड़ा सा ले लो और तुम थोड़ा सा हमें चिकन दे दो, और हमारी भी आवश्यकता पूरा हो जाएगी और आपकी भी आवश्यकता पूरा हो जाएगी। वो श्याम कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा भाई, चलिए हम लोग दोनों आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये है था हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अगर उस जमाने में भी पैसा होती तो वस्तु विनिमय प्रणाली का कहीं से भी सृजन नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, जनरेट नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद जैसे जैसे हमारा प्राचीन सभ्यता समाप्त होती चली गई, दुनिया डिजिटल हो गया और आज हमारे पास पैसा है। इस पैसे के माध्यम से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी खरीद सकते हैं, जो मन में आए सो खरीद सकते हैं। याद रखना है। वही कह रहे सर पहला, मुद्रा एक सामान्य मापदंड है। मुद्रा क्या है, एक हमारा सामान्य मापदंड है। आइए बात करते हैं सर, मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करता है। मुद्रा जो है एक सामान्य मापदंड के रूप में क्या करते हैं मेरे शेर और शेरनियों, तो कार्य करते हैं।
अब मुद्रा के रूप में सभी वस्तुओं तथा सेवा की कीमतों का मापा जा सकता है। पैसा से अब हम किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा को हम आसानी से माप सकते हैं, तोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। जबकि मुद्रा के प्रचलन के पूर्व, जब मुद्रा नहीं थी यानी पैसा रोकड़ा नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय में सामान्य मापदंड का अभाव था। उस समय हम किसी भी वस्तु को चाह करके भी नहीं खरीद सकते थे। कैसे एग्जांपल दूं, जैसे आज मेरे पास पैसा है, जो मन चाहे सो खरीद सकते हैं। एक जमाना था जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, उस समय मेरे पास बहुत सारे चावल है और मुझे गेहूं की आवश्यकता है, और जिनके पास गेहूं था उनको चावल की आवश्यकता नहीं है। तो मैं लाख बार जाकर उनसे कहूं, अरे श्याम सुनो ना, मेरे पास बहुत सारे चावल है, थोड़ा सा गेहूं दोगे क्या? वो कहेंगे नहीं देंगे। तो मुझे रोकना पड़ता था, मुझे अपने ख्वाहिशों का कत्ल करना पड़ता था। यह था सर हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। यकीन मानिए पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को। पॉइंट 2, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की समाप्ति। अब देखिए, मुद्रा के प्रचलन से अब दो व्यक्तियों के बीच वस्तु तथा सेवा का आदान प्रदान आसान हो गया है। अब किसी के पास अगर मान के चलिए कोई सामान है और मेरे पास कुछ और सामान है, मैं कहूंगा कि आपको पैसा दे देता हूं, आप पैसा मुझे उसके बदले हमें सामान दे दीजिए। वो आसानी से दे सकते हैं। जैसे हम लोग राशन का दुकान जाते हैं, मैं कहता हूं 1 किलो तेल दे, 2 किलो चीनी दे, 1 किलो गुड़ दे, 4 पैकेट नमक दीजिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पैसा से हम खरीद सकते हैं। यह था सर हमारा दोनों व्यक्ति के आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान बहुत ही आसान तरीके से हो जाती थी। याद रखना है 5 मार्क्स है, थोड़ा समय तो लगेगी मेरे भाई, ठीक है। बस याद रखना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वीडियो को पूरा स्पीड स्किप कर दिए और आपको समझ में आ गई। यकीन मानिए अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका 5 मार्क्स आपके हाथों से निकल जाएगी। आते हैं सर, मूल्य संचय के अभाव की समाप्ति। किसी भी वस्तु, संपत्ति अथवा धन को आप भविष्य के लिए मुद्रा के रूप में संचित यानी कलेक्ट करके रखा जा सकता है। याद रखना है कि मुद्रा से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धन को, किसी भी संपत्ति को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यानी अधिक समय तक हम उसको क्या कर सकते हैं, संचित निधि के रूप में भविष्य के लिए हम रख सकते हैं। यह था मेरे गुरुजी हमारा मुद्रा का कार्य और वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की क्या भूमिका है, यह था हमारा कार्य। सच बताएं दादा, तोहनी हमार बचवा बुझल पारली की ना नाय, तोहनी जरूर बताया कमेंट में। तोहनी के खातिर हम बहुत मेहनत कराई हो, बस हम चाही हो ना रे भाई कि तोहनी पढ़ लिख के ऐसे जगह पहुंच जाही जहां हम तोहनी के कहबो रे सैल्यूट, बुझली ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल मिलता जुलता है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाकर आप लोग जल्दी से एक बार क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। क्रैश कोर्स का मतलब होता है सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है, वो भी मेरे शेर सरनियों सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ एक बात और याद रखें, जो भी बंदा ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है 99 रुपीज, एक टेस्ट सीरीज का दाम सिर्फ 2 रुपया है। कितना रुपया है? 2 रुपया है। इकोनॉमिक्स में 10 सेट मैंने प्रोवाइड किया, इंग्लिश में 10 सेट प्रोवाइड किया, सारे सब्जेक्ट में लगभग मैंने 10 सेट प्रोवाइड किया हूं। यकीन मानिए ये टेस्ट सीरीज वैसे टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको दिखाएगी ऑल ओवर झारखंड में आप एग्जाम देने के बाद कितना रैंक आ रही है, 30 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत भी है, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहां पे दिखेगी। इसलिए जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन यहां पर टेस्ट लगाएंगे, और जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के, आपको डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को एनी हम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। अब आते हैं सर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अभी सबसे पहले मैंने बताया भाई वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर है क्या, यह क्वेश्चन भर के आपके एग्जाम में आती है तो ध्यान से सुनना चाहिए। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जहां पे हम अपने सामान को दूसरे के सामान से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल भी दिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। मेरे पास बहुत सारे धान है, उनके पास बहुत सारे गेहूं है, मैं उनसे कहूंगा कि आप थोड़ा गेहूं दे दीजिए, हमसे थोड़ा सा आप धान ले लीजिए। यह था सर हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली जो हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही है। बात करते हैं सर वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु लेन देन, याद रखना मुद्रा के बिना वस्तु के बदले वस्तु लेन देन। पैसा नहीं है, कलम के बदले घड़ी दे दो, तो घड़ी दे दिए, कलम ले लिए, तो वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे शेर शेरनियों? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बताएंगे सर वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है ना। या इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है।
या इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। यानी जैसे हमारा गेहूं देकर दूसरे से चावल ले लो, यानी गेहूं देकर हम दूसरे से क्या करेंगे, चावल ले लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात को ना, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही तभी बताएंगे किस तरह। हाँ समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अगला वीडियो में प्रोवाइड करने वाला नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बेकार का बता के कोई प्रॉफिट नहीं है ना। अगर आप लोग समझ में ही अगर ना आए तो फिर बता के कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं, ठीक है। अब आते हैं सर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां हैं। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन काल में हो रही थी, ये एक प्रणाली सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन नहीं है गेहूं खरीदने का तो हमें मजबूरन में गेहूं लेना पड़ता है, ठीक है। ये था सर हमारा एक्सचेंज का मामला। पहला पॉइंट, मूल्य संचयन का अभाव। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती थी। यानी हम अपने वस्तुओं को, फल फ्रूट सब्जी कोई भी साधन हो, उसको हम लॉन्ग टाइम तक संचित के रूप में नहीं रख सकते थे। लेकिन आज हमारे पास पैसा है, हम पैसा के माध्यम से जब मन चाहे तब खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती है। अनाज फल आदि को स्टॉक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल खराब हो जाएगी। कोई भी अनाज वगैरह को हम लोग स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। इसलिए वस्तुओं के रूप में क्रय शक्ति को बचाकर रखना बहुत कठिन हो जाता है। और इस तरह से हम अपने वस्तुओं को बचाकर रखना लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे शेर सरियो? बहुत ही कठिन हो जाती है। पॉइंट 2 पे आते हैं सर। पॉइंट 2 है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब देखिए ये पॉइंट जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है। इसको ख्याल रखिएगा कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब क्या आती है मेरे शेर? तो बताएंगे सर दो वैसे व्यक्ति जिनके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो उसे दोहरे संयोग कहते हैं, जिसका अभाव रहता है। दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास धान नहीं है और मुझे किसी से चावल लेना था तो मेरे दोस्त हम नहीं ले सकते हैं, ये हमारा अभाव बन गई है। अगर मुझे धान की आवश्यकता है और मेरे पास बदले में कुछ नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था भाई? इसके लिए हमें वेट करना पड़ता था। काश हमारे पास भी कोई सामान होती तो हम सामान के बदले सामान ले लेते। लेकिन मेरे शेर आज हम काम करके पैसा अर्जित करके हम किसी भी सामान को कितने मात्रा में खरीद सकते हैं। पॉइंट 2 बहुत ही शानदार था। पॉइंट 3, सामान्य मापदंड का अभाव। क्या था मेरे शेर तो बताएंगे सर सामान्य मापदंड का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई समस्या इकाई नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई समस्या इकाई प्रणाली नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके। और वस्तु विनिमय प्रणाली में के अंदर में इतनी ताकत नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी वस्तु को वो माप सके। समझ में आ रही है ना? ईमानदारी से बताइए, झूठ बोल के फायदा नहीं है। समझ में आ रही है ना? चलिए अब पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 4, भविष्य में भुगतान करने की समस्या। इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यानी हम लोग जो है किसी भी सामान को हम लोग स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। यही हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है। ये हमारा किसका? तो बताएंगे वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग लॉन्ग टाइम तक संचित रूप में नहीं रख सकते हैं। सच बताइयो दादा, तोहनी वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में समझ में इल्खो की ना इल्खो दादा, तोहनी जरूर बताई। हा अगला क्वेश्चन है सर, बात करते हैं कि व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करें। अब हम लोग बात करते हैं सर किसके बारे में? व्यावसायिक बैंक के बारे में बात करते हैं। व्यावसायिक बैंक क्या है? व्यावसायिक बैंकों का कार्य। व्यावसायिक बैंक हो या व्यापारिक बैंक हो, दोनों सेम टू सेम होती है। मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। व्यावसायिक बैंक कहे या व्यापारिक बैंक कहे, दोनों हमारा क्या है? सेम टू सेम है। तो व्यावसायिक बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य मुख्यतः 3 है। व्यापारिक बैंक का कार्य कितना है? टोटल 3 कार्य है। पहला कार्य ऋण और अग्रिमन यानी एडवांस प्रदान करना। यानी हमारे व्यापारिक बैंक छोटे छोटे किसान भाइयों को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को ये लोन प्रदान करती है ताकि आप क्या करें कि इस पैसे से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। या तो आप एडवांस में भी आपको पैसा ले सकते हैं, जिससे हम लोग लोन के टाइप का ही मानते हैं। तो आप लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सरकार आपको कुछ टैक्स लगाएगी, वो टैक्स आपको साल भर में पे करना होगा। ये हमारा सर पहला पॉइंट। वही कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट को
ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है, जैसे नगद साख, मांग ऋण, अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए 10 साल 12 साल के लिए ऋण प्रदान नहीं करती है। ये लोन जो देती है सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोन देती है, ताकि जो गरीब किसान भाई है, ताकि जो छोटे छोटे जो हमारे व्यापारियां हैं वो इस पैसे के माध्यम से अपने व्यापारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल के लिए ही प्रदान करती है। पॉइंट 2, जनता से जमा स्वीकार करना। बात करते हैं किसके बारे में मेरे शेर और शेरनियों? जनता से जमा स्वीकार करना। व्यावहारिक बैंक जनता से चालू खाते में जमा सुविधा, यानी हम लोग पैसा हमारे व्यापारिक बैंक में हम पैसा जमा भी कर सकते हैं और हम पैसा निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पैसा जमा भी कर सकते हैं और हम व्यापारिक बैंक से हम पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं। यह हमारा व्यावसायिक बैंक का दूसरा कार्य था। ठीक है, आते हैं सर अगला। जैसे हम लोग बचत खाते कहते हैं, जो हमारा खाता होता है उसको हम लोग बचत खाता ही बोलते हैं। बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य, यानी कमर्शियल बैंक फंड का संग्रह, तरलता की आपूर्ति, फंड का ट्रांसफर आदि करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि रोड बनाना, तालाब खुदवाना, इसके अमाउंट जो होती है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हमारा गांव पे मान के चलिए हमें सड़क बनाना है। ये सड़क कोई और ठेकेदार ने लिया है, जैसे हमारा एमएलए पास किया, एमएलए होती है जिसे हम लोग विधायक कहते हैं। तो विधायक अगर कोई चीज पास किया हमारे गांव पे सड़क बनाने के लिए, तो ये पैसा हमें डायरेक्ट नहीं देगी, वो पैसा बैंक में ट्रांसफर होगी। बैंक में ट्रांसफर करने के बाद वो बैंक वाले देखेंगे कि अगर कोई है हमारा इस गांव के आसपास में कोई अगर व्यापारिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, तो वह बैंक वाले को ट्रांसफर कर देती है और जाकर तब ठेकेदार जाकर व्यावसायिक बैंक से वह पैसा लेते हैं और फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। ये था सर हमारा पॉइंट नंबर 3। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है भाई, इसे देखना अति आवश्यक है। और सच बतायो दादा तो नहीं अमर बतवा बुझल पा रहे कि नाना, ईमानदारी से कहियो। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। बजट क्या है, बजट के कितने प्रकार होती है, एकदम कॉपी पेन लेकर बैठिए, यकीन मानिए ये आपका पेपर में 100% आएगी। आपने कोई भी डिपार्टमेंट से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ध्यान से सुनिएगा। बजट सबसे पहले आपको लिखना अपने शब्दों में, आंसर पे ध्यान ना दें, सुनिएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बुगेट से हुई है, याद रखना भाई। लैटिन या ग्रीक भाषा देख लेंगे, लैटिन या ग्रीक भाषा के बुगेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला, जिसका अर्थ होती है चमड़ा का थैला। बजट पूरे साल भर का लेखा जोखा का एक विवरण दिया है, जिसे हम लोग बजट कहते हैं। याद रखना है मेरे शेर शेरनियों, बजट पेश होती है 1 अप्रैल और ये 31 मार्च तक चलती है। इसको भी हम लोग बजट कहते हैं। कि किसी भी देश में हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, 50 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, हमारे मोदी सरकार ने हमारे देश के लिए 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल के बाद हमारे मोदी सरकार देखना चाहती है कि हमारे देश में मैंने 50 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में 50 करोड़ आया है या उससे कम आई है या उससे ज्यादा। अगर मेरे शेर और मेरे शेरनियों, अगर 50 करोड़ अगर मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे रिटर्न में 50 करोड़ ही मिल रही है, तो ये हमारा संतुलित बजट हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। ओके, अगर हम 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उसके बदले में अगर हमें 40 करोड़ मिल रही है, इससे हमें पता चलता है कि 10 करोड़ का हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया, जिससे हम लोग घाटे के बजट कहते हैं। अगर हम 50 करोड़ रुपया जमा किए और मुझे 60 करोड़ रुपया मिल गई है, इससे हम लोग पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसे हम लोग अधिक के बजट कहते हैं। मेरे शेर और शेरनियों, ईमानदारी बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रही है? एकदम दिल खोल कर बताएं, अच्छा ना लगे वो भी बताएं, लेकिन कमेंट करके जाना है मेरे भाई, ठीक है। आइए सर, सरकार के आय और व्यय को लेखा जोखा के बजट कहते हैं, जिसे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है संसद में। जिसे किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, याद रखना है, बजट जो है पेश किए जाते हैं वित्त मंत्री के द्वारा। बजट जो है किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाते हैं। कब पेश किए जाते हैं, 1 अप्रैल को, और ये कब तक चलती है, 31 मार्च तक चलती है, ये याद रखना है। बजट भविष्य की योजनाओं तथा उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है, एक लेखा जोखा है, मैंने अभी जस्ट बताया। अब बताते हैं सर कि हमारा बजट जो है 4 प्रकार की होती है। क्या? पहला हमारा संतुलित बजट, जितना रुपया लगाए हैं उतना रुपया है मुझे मिल गई, संतुलित बजट कहलाता है। वही कहलाता है कि जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर होती है। मैंने 5 रुपया लगाया और बाद में पता चला 1 साल बाद 5 रुपया मेरा बिजनेस में रह गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, संतुलित बजट। संतुलित बजट का फॉर्मूला होता है कुल व्यय इक्वल टू कुल आय।
याद रखना, जितना खर्च किया उतना ही हमारा इनकम हुई है। असंतुलित बजट, असंतुलित बजट बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस बजट। जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर ना हो उसे हम लोग असंतुलित बजट कहते हैं। इसके बाद हमारा अतिरिक्त बजट, इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है, यानी उसकी व्यय से क्या होती है, अधिक। यानी 5 रुपया लगाए हैं और 1 साल के बाद मेरे 6 रुपया मिल रहा है, तो हमारा कहलाता है अतिरिक्त बजट। घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, आप सभी को पता है कि मैंने 10 रुपया लगाए हैं और पता चला 1 साल बाद मेरा पैसा 8 रुपया हो गया, तो ये हमारा हो गया घाटे का बजट। आप लोग इसके आंसर जो है मेरे दोस्तों आप अपने तरफ से भी एकदम साधारण भाषा में लिख सकते हैं। जब आप अपने तरफ से लिखेंगे ना तो एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करेंगे वो कहेंगे अरे बंदे के अंदर में दम था, जो आपने लैंग्वेज में लिखा है, ना किसी का किताब का सहारा लिया, ना किसी शिक्षक का सहारा लिया, ना कोई गाइडलाइन का सहारा लिया, ये बंदा सिर्फ लिखा है तो अपने दम पर लिखा है। और उस समय हमारे जो कॉपी जांच करने वाले शिक्षक गण होते हैं वह इतना इंप्रेस हो जाते हैं आपके उत्तर से कि लगता है कि बंदे के अंदर में दम है। समझ पा रही है ना? इसलिए मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तभी बताइएगा, अच्छा ना लगे बोलिएगा सर नहीं आपके द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रही है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग सबसे फेमस क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना बंदा चाहते हैं कि सर यहां से सेट 2 में होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ जो भी बंदा ये टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट इस टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ जाकर ज्वाइन कर ले जल्दी से। जो भी बंदा अभी तक ज्वाइन नहीं किए इसको आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना है। ओके फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।